दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो हम आज पढ़ रहे थे जलवायु विज्ञान के अंतर्गत तापमान के बारे में। आज हम पढ़ेंगे तापमान का प्रतिलोमन। ठीक है, तापमान के बारे में हमने पढ़ लिया है, सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं और हम तापमान का वितरण को प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ चुके हैं। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तापमान का प्रतिलोमन। तापमान का प्रतिलोमन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने पता है कि जैसे आप सतह से या धरातल से ऊंचाई पर जाओगे ना, तो वैसे वैसे क्या होगा, तापमान में कमी आएगी। ठीक है, हाइट ऊंचाई में आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे तापमान में क्या आएगी, कमी आएगी। सामान्यतः 1000 मीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होती है, कमी हो जाती है। लेकिन कभी कभार परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि ऊंचाई में जाने के साथ तापमान भी बढ़ता है। समझे? जैसे ऊंचाई पर जाओगे तो तापमान बढ़ेगा, धरातल पर तापमान कम रहेगा। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, तापमान का प्रतिलोमन या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर भी कहा जाता है। समझ गए इस बात को? ठीक है, अब सामान्य नियम के अनुसार अब इसको पढ़ लेते हैं कि क्षोभमंडल में या अधोमंडल जो जिसको बोलते हैं, उसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है। लेकिन सामान्य ताप पतन दर कितनी है? 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, कमी होती जाती है। इसी को बोलते हैं सामान्य ताप पतन दर। तो कभी कभी क्या होता है, सामान्य ताप पतन दर के विपरीत कालिक या स्थानिक रूप से ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। समझे? इसे ऋणात्मक ताप पतन दर कहते हैं। इस क्रिया के कारण नीचे अपेक्षाकृत ठंडी वायु होती है और उसके ऊपर गर्म वायु की परत की स्थिति होती है। समझ गए? तो इस कारण क्या होता है, तापमान का प्रतिलोमन हो जाता है। ठीक है, अब तापमान के प्रतिलोमन के कारण ऊपर गर्म वायु होती है और नीचे ठंडी वायु होती है। समझ गए? गर्म वायु हल्की होती है, इस कारण वो ऊपर होती है। ठंडी वायु भारी होती है, इस कारण वो नीचे होती है। ठीक है, तो ऐसा जब स्थिति आती है तो वायुमंडल में क्या आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। लेकिन यह स्थिरता सौरिक और पार्थिव विकिरण द्वारा विलीन हो जाती है। अब ठीक है, तो ज़्यादा समय तक ये स्थिति नहीं रहती है, ये बहुत ही कम समय तक रहती है। और जैसे ही सौरिक और पार्थिव विकिरण अपना कार्य शुरू कर देती है, वैसे ही क्या हो जाती है, ये स्थिरता समाप्त हो जाती है। तापीय प्रतिलोमन ध्रुवीय प्रदेशों, मध्य अक्षांशों के हिमाच्छादित भागों, घाटियों में सबसे ज़्यादा अधिक होता है। देखिए, ध्रुवीय प्रदेशों में क्या होता है, सतह पर बर्फ़ जमी रहती है, जिस कारण सतह का तापमान अत्यंत कम रहता है। ठीक है, लेकिन ऊपर की वायु क्या होती है, उतनी ठंडी नहीं रहती जितनी सतह पर तापमान रहता है। ठीक है, वायु का तापमान कम होता है, सतह का तापमान वायु का तापमान सतह की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि सतह पर बर्फ़ जमी है इसलिए तापमान बहुत कम है। लेकिन जैसे आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो तापमान थोड़ा अधिक दिखेगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इस प्रकार तापमान प्रतिलोमन की दशा उपस्थित हो जाती है। ठीक है, अब तापीय प्रतिलोमन के प्रकार देख लेते हैं। तो तापीय प्रतिलोमन के सामान्य 3 प्रकार है। पहला अप्रवाही प्रतिलोमन, दूसरा अभिवहनीय या संपर्कीय प्रतिलोमन और तीसरा यांत्रिक प्रतिलोमन। तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तापीय प्रतिलोमन के प्रकार देखते हैं। तो सबसे पहला होता है अप्रवाही प्रतिलोमन। तो ये क्या होता है, ये इस प्रतिलोमन में केवल पार्थिव विकिरण और ऊष्मा ह्रास में प्रत्यक्ष संबंध होता है। ठीक है, पवन का संचार बिल्कुल नहीं होता है, मतलब नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है। और ऊंचाई के आधार पर अप्रवाही प्रतिलोमन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रतिलोमन में पार्थिव विकिरण और ऊष्मा ह्रास, पार्थिव विकिरण से ऊष्मा का ह्रास होता है, तो इसमें प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो इसको थोड़ा और डिटेल से देखते हैं, 2 उपभागों में बांट करके अप्रवाही प्रतिलोमन को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आ जाता है हमारा धरातलीय प्रतिलोमन। ठीक है, तो ये प्रतिलोमन धरातल के निकट वायुमंडल के सबसे निचले भाग में घटित होने के कारण इसे धरातलीय प्रतिलोमन कहते हैं। धरातलीय प्रतिलोमन ये एक क्या है, हमारा अप्रवाही प्रतिलोमन का ही एक प्रकार है। और ये कहाँ घटित होता है, ये धरातल के अधिक निकट घटित होने के कारण इसको धरातलीय प्रतिलोमन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो ये वाला प्रतिलोमन जो है वो कहाँ होता है, मध्य और उच्च अक्षांशों के हिमाच्छादित भागों में
सर्दियों के मौसम में रात्रि के समय होता है। किस जगह पे? उच्च अक्षांश में होता है, ध्रुवों की तरफ भी होता है और मध्य अक्षांशों की तरफ ये होता है। समझ गए? यानी शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध वाले क्षेत्रों में ऐसा होता है। धरातल के समीप ऐसा होता है कि धरातल पर तापमान कम हो जाता है और ऊपर वायुमंडल का तापमान अधिक हो जाता है, तो तापीय प्रतिलोमन की दशा बन जाती है। ठीक है, और ये कब होता है? सामान्यतः रात के समय होता है। सर्दियों में जब रातें होती है तब क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि पढ़े थे कि स्थल भाग क्या होता है, जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। तो सर्दियों के समय मध्य और उच्च अक्षांशों में क्या होता है, रात के समय ये सतह क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाती है। ठीक है, और आपने पढ़ा है कि इस सतह का जो तापमान होता है, जैसे सतह अधिक गर्म हो जाती है तो ऊपर की जो वायु है वो भी गर्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा ही है कि सतह क्या होगी, बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाती है, तो ऊपर की सतह कैसी, ऊपर की जो वायु की परत है वो भी कैसी रहती है, ठंडी रहती है। लेकिन क्या होता है, नीचे जो परत है उसकी तुलना में ये ठंडी कैसी रहती है, थोड़ी कम ठंडी रहती है। यहाँ धरातल पर तापमान अत्यंत कम, बस धरातल से थोड़ा अधिक तापमान यहाँ सतह के ऊपर वायु की परत में होता है और यहाँ पर तापीय प्रतिलोमन की दशा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो रात्रि के समय पृथ्वी की सौरिक ऊष्मा की प्राप्ति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। आपको पता है सौरिक ऊष्मा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है रात के समय। जबकि पार्थिव विकिरण का निर्विरोध तीव्र गति से होता है, जिसके कारण ऊष्मा का नाश अधिक हो जाता है। हमारी पृथ्वी पर क्या होता है, लघु तरंगों के रूप में सूर्य की विकिरण आती है, जिसको दिन के समय पृथ्वी क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। तो जो भाग अवशोषित हो गई ऊष्मा का, अब वो रात के समय क्या हो जाएगा, विकिरण के रूप में वो भाग बाहर निकलेगा, यानी ऊष्मा क्या करेगी, बाहर निकलेगी पार्थिव विकिरण के द्वारा। तो रात्रि के समय बहुत अधिक मात्रा में वो ऊष्मा बाहर निकलती है और ऊष्मा का ह्रास हो जाता है, जिस कारण धरातल का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और धरातल ठंडा हो जाएगा और उसके संपर्क में आने वाली वायु भी ठंडी हो जाती है, हमने पढ़ लिया। जबकि उसके ठीक ऊपर ऊष्मा का कम ह्रास होने से गर्म वायु की परत होती है। ठीक है, परिणाम स्वरूप नीचे तापमान कम होता है और ऊपर अधिक होने से तापीय प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, यह स्थिति कब तक रहती है, सुबह के 7:30 बजे तक, यानी सूर्योदय के आसपास तक ये स्थिति रहती है और जैसे ही सूर्योदय होता है और उसके बाद में ये समाप्त होने लग जाती है। यह प्रतिलोमन निम्न अक्षांशों में 30 फीट से 40 फीट तक होता है। निम्न अक्षांश का मतलब क्या होता है, समझ गए आप? जो भूमध्य रेखा के आसपास का या अयनवृत्तीय क्षेत्र है, निम्न अक्षांश है, तो वहाँ पर 30 फीट से 40 फीट तक ये प्रतिलोमन होता है और मध्य अक्षांशों में कुछ अधिक फीट तक यानी 100 फीट तक और आधे मील तक ध्रुवों की तरफ ये प्रतिलोमन हो जाता है। इसको आप डायग्राम से समझ लीजिए। यहाँ पे 2 अक्ष है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो यहाँ पे एक सेकंड, ठीक है, ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। तो यहाँ पर तापमान दे रखा है, ये 0 डिग्री से फ़ारेनहाइट है, ये फ़ारेनहाइट में तापमान दे रखा है। तो इस तरफ जाने पर तापमान बढ़ेगा, इधर जाने पर कम होता है। ठीक है, और ये क्या है, ऊंचाई है। तो अब आप बात कर ले, तो जैसे आप धरातल से ऊपर जाओगे तो क्या होता है, तापमान कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, धरातल पे ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है। जैसे सामान्य 20 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान है, लेकिन अब आप कुछ जैसे 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो वहाँ पे तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं होता है। ठीक है, अगर आप उससे ज़्यादा ऊपर जाओगे तो तापमान निश्चित तौर पे क्या होगा, कम होता जाएगा। तो यही है धरातलीय तापमान प्रतिलोमन। ठीक है, और स्पष्ट है कि धरातलीय प्रतिलोमन की अवधि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर क्या होती है, बढ़ती जाती है। निम्न अक्षांशों में इसकी अवधि क्या होती है, कम होती है और उच्च अक्षांशों में अधिक होती है। ठीक है, और धरातलीय प्रतिलोमन के कारण क्या होता है, कोहरा उत्पन्न होता है। ठीक है, अब दूसरा है अप्रवाही प्रतिलोमन के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। पहला था धरातलीय प्रतिलोमन और दूसरा है उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। की वायुमंडल में भी जो ऊपर ऊंचाई पर होता है वहाँ पे ताप प्रतिलोमन होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा एक वायुमंडल का टॉपिक हमने पढ़ लिया है, तो उसमें आपने समताप मंडल पढ़ा था। समताप मंडल के अंदर क्या पढ़ी थी आपने, ओजोन गैस पढ़ी थी।
ओजोन गैस की एक परत है जो कि क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या कर देती है, अवशोषण कर लेती है और तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये भी तापीय प्रतिलोमन की दशा है, क्योंकि इसके नीचे तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है और ऊपर क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, समझ गए आप? बहुत अच्छा। तो वायुमंडल में धरातल से 15 से 80 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। ये क्या करती है, सूर्य से आने वाली यूवी किरणों का अवशोषण करके तापमान बढ़ा देती है, जिस कारण ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या होता है, कम तापमान होने से प्रतिलोमन की स्थिति आ जाती है। ओजोन परत के ऊपर कम तापमान होता है, उसके नीचे भी कम तापमान होता है, किंतु ओजोन परत वाले भाग में अधिक तापमान होता है, जिससे तापीय प्रतिलोमन की स्थिति आ जाती है। ठीक है, हालांकि इसके लिए ये आवश्यक है कि वायुमंडलीय परत में लंबवत या क्षैतिज गति नहीं होनी चाहिए, यानी हवाएं नहीं चलनी चाहिए, अर्थात तापमान में स्थानांतरण के लिए मिलावट प्रारंभ हो जाएगी। समझ गए ना? अगर गति होगी वायुमंडल की परतों में तो क्या हो जाएगा, फिर तापमान का स्थानांतरण और मिलावट प्रारंभ हो जाएगी, जिस कारण यह प्रतिलोमन ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगा। और ये 15 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर होता है, क्योंकि ओजोन परत इसी मंडल में पाई जाती है। तो ये दोनों भाग हो गए। तो पहला खत्म हो गया हमारा कौन सा, अप्रवाही प्रतिलोमन। अब दूसरा पढ़ेंगे हम अभिवहनीय या संपर्कीय तापमान का प्रतिलोमन। ठीक है, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इस प्रतिलोमन को हम गतिक प्रतिलोमन भी कहा जाता है या डायनेमिक इन्वर्जन भी कहते हैं। ठीक है, अब वायुमंडल का स्थिर होना, अस्थिर जानते हो, अस्थिर का मतलब क्या होता है कि वायु जो है गर्म होकर ऊपर उठती है, ऊपर उठ करके क्या होती है, वो संघनन, मतलब संघनन होता है और फिर वर्षा होती है। तो ये क्या होती है, स्थिति अस्थिर स्थिति होती है। और दूसरी होती है स्थिर, जहाँ पर वायु नीचे उतरती है ठंडी होकर के और वहाँ पर प्रतिचक्रवातीय दशाएं बनती है और मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है। तो वो होती है स्थिर, वायुमंडल की स्थिरता। ठीक है, तो वायुमंडल का अस्थिर होना और प्रबल क्षैतिज पवन संचार अति आवश्यक होता है। इसके लिए हवाओं का क्षैतिज रूप से गतिशील होने से उत्पन्न प्रतिलोमन अधिक स्थायी और व्यापक होता है, जिसका वायुमंडल संबंधी अधिक महत्व होता है। तो हम इसको थोड़ा समझते हैं कि क्या क्या दशाएं होनी चाहिए इस प्रकार के प्रतिलोमन में। तो शीतोष्ण कटिबंध में चक्रवात के शीत वाताग्र में, शीतोष्ण कटिबंध में चक्रवात आते हैं तो वाताग्रों के साथ आते हैं। ठीक है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में जब शीत वाताग्र आता है, अब इस चीज़ को हम समझेंगे अपने वाताग्र वाले टॉपिक में। ठीक है, तो जल्द ही इस पर भी वीडियो आ जाएगी, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, वाताग्र और चक्रवात, वायु राशियाँ, ये सारे टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल को। तो शीतोष्ण कटिबंधों में चक्रवातों के शीत वाताग्र में जब भारी और ठंडी हवा का गर्म हवा के प्रदेश में क्या होता है, प्रवेश होता है। जैसे इस सतह पर गर्म हवा है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यहाँ से इस तरफ आ रहा है, इधर कौन सी हवा है, गर्म है। ठीक है, तो जब ठंडी और भारी हवा इस गर्म हवा के प्रदेश में आती है तो क्या होता है, अपने भारीपन के कारण क्या करती है, इस गर्म हवा को ऐसे ऊपर उठा देती है। समझ गए इस बात को? ठीक है, दोबारा समझ लीजिए। जैसे ये इस कोई स्थान है, तो यहाँ पर कोई चक्रवात आ रहा है, इस तरफ जा रहा है, और यहाँ पर हवा कैसी है, गर्म है और हल्की है। तो जब चक्रवात आता है तो उसके आगे क्या आता है, शीत वाताग्र आता है। तो जब चक्रवात आगे बढ़ता है और यहाँ पर क्या होता है, शीत वाताग्र में तापमान कम है और हवाएं कैसी है, भारी है, ठंडी है। ठीक है, जिसके कारण ये ठंडी हवाएं क्या करती है, गर्म हवा को ऊपर की तरफ धकेल देती है। और ऊपर क्या होता है, आप जान गए, अब गर्म हवा ऊपर हो गई और ठंडी हवा नीचे हो गई, तो इस प्रकार तापीय प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसे चक्रवाती प्रतिलोमन की संज्ञा भी हम दे सकते हैं। समझ गए? ठीक है, अब दूसरी स्थिति क्या होती है, पर्वतीय घाटियों में। ये पर्वतीय घाटियाँ होती है, दो पर्वतों के बीच का स्थान घाटी कहलाता है। तो पर्वतों की ऊंचाई पर क्या होता है, कम तापमान होता है रात्रि के समय, सर्दियों के अंदर। ठीक है, तो वहाँ की हवा भी कैसी हो जाती है, ठंडी और भारी हो जाती है, जबकि घाटियों के नीचे हवा कैसी होती है, गर्म होती है। समझ गए इस बात को? अब ठंडी और भारी हवाएं क्या होती है, नीचे उतरती है, क्योंकि उनमें भार अधिक है, जिसके कारण वो घाटियों में आ जाती है और घाटियों की गर्म हवा को ऊपर की तरफ धकेल देती है, जिससे ऊपर गर्म हवा हो जाती है और नीचे ठंडी हवा हो जाती है और तापमान के प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न
हो जाती है। तो पर्वतीय, अब पढ़ लेते इसको। पर्वतीय घाटियों में विकिरण और अभिवहन की सहायता से प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे घाटी प्रतिलोमन या लंबवत प्रवाही प्रतिलोमन कहा जाता है। जाड़े की रात्रि में घाटियों के ऊपरी भाग या ढलानों के ऊपरी भाग से पार्थिव विकिरण के कारण ऊष्मा के नष्ट होने से तापमान कम हो जाता है, जिस कारण उसके संपर्क में आने वाली वायु कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। इसके विपरीत घाटियों के तलस्थ भागों में विकिरण से अपेक्षाकृत कम ऊष्मा का ह्रास होने से तापमान क्या हो जाएगा? ऊंचा हो जाएगा और वायु गर्म या हल्की हो जाती है। ठीक है, जो पर्वतीय भाग है यहाँ के ऊपरी भाग में क्या होता है? पार्थिव विकिरण अधिक होता है, जिससे ऊष्मा का अधिक ह्रास होता है और यहाँ की वायु कैसे हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। जबकि घाटियों में ऊष्मा का कम ह्रास होता है, पार्थिव विकिरण कम होता है, जिसके कारण तापमान तुलनात्मक रूप से अधिक रहता है। तो यहाँ वायु गर्म हो जाएगी, ऊपर वायु ठंडी हो जाएगी। तो ऊपर स्थित ठंडी वायु भारी होने के कारण नीचे बैठने लगती है, जिस कारण वायु में अधोमुखी संचलन प्रारंभ हो जाता है। अधोमुखी का मतलब ऊपर से नीचे बैठना। ठीक है, और जब ये ठंडी हवाएं घाटी की तली में पहुंचकर गर्म वायु को ऊपर उठाकर धकेल देती है, तो उससे ऊपरी मुखी संचार प्रारंभ हो जाता है, जिससे क्या होता है? ऊपरी भाग में गर्म, निचले भाग में ठंडी वायु रहती है और क्या हो जाती है? प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इस स्थिति के कारण घाटियों के निचले भाग में बहुत तीव्र पाला पड़ता है, जबकि ऊपरी भाग पाला रहित होता है। इस डायग्राम से आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, जिसे समझा ही देते हैं आपको। ये पर्वत है और ये घाटियाँ हैं। आपको पहले मैंने समझा दिया कि यहाँ पर कैसी हवा होती है? ठंडी हवा होती है, तो जो कि अधोमुखी प्रवाह के कारण नीचे की तरफ आती है और यहाँ की गर्म हवा को ऊपर धकेल देती है। ठीक है, और इस कारण क्या होता है? तापमान का प्रतिलोमन हो जाता है। अब तीसरा है यांत्रिक प्रतिलोमन। ठीक है, धरातल के ऊपर वायुमंडल में इस प्रकार के प्रतिलोमन होता है। तो इसमें ना तो पार्थिव विकिरण, न सौरिक विकिरण का हाथ होता है और ना ही कोई गैसों का अवशोषण होता है, ना ही वायुमंडल का संपर्क होता है। ठीक है, बस वायुमंडल का ऊपर नीचे गतिशील होता है ना, वायुमंडल ऊपर नीचे, तो उसके लंबवत रूप से गतिशील होने के कारण ऐसा प्रतिलोमन होता है। तो कभी कभी क्या होता है? अचानक से गर्म वायु तीव्रता से ऊपर चली जाती है, जहाँ पर शीतल वायु होती है भारी होने के कारण कैसे नीचे आ जाती है और प्रतिलोमन प्रारंभ हो जाता है। दूसरी स्थिति में क्या हो सकता है कि जब वायु नीचे उतरती है ना, तो संपीड़न के कारण गर्म होने लगती है। ठीक है, ठंडी वायु क्या होती है? नीचे उतरती है। वो नीचे उतरने के कारण क्या होती है? वो उसमें संपीड़न होता है और वो क्या हो जाती है? गर्म होने लगती है। और लंबे समय तक ऐसा चलता रहेगा तो तापमान इतना अधिक हो जाता है कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में नीचे उतरते समय मार्ग में ही गर्म स्थिर वायु का आविर्भाव हो जाता है। तो इस परत के नीचे कम तापमान होता है और ऊपर अधिक तापमान होता है, जिसके कारण प्रतिलोमन की स्थिति आ जाती है। तो ऐसा यांत्रिक प्रतिलोमन प्रतिचक्रवर्तीय दशाओं के साथ अधिक उत्पन्न होता है। तो मध्य अक्षांशों में जहाँ पर वायु उतरती है, यांत्रिक प्रतिलोमन एक सामान्य प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो यह हमारा यांत्रिक प्रतिलोमन भी समाप्त हो गया है। और जो तापमान का इन्वर्जन है, ठीक है, यह प्रतिलोमन है, ये टॉपिक हमारा समाप्त हो गया है। अब हम तापमान का प्रादेशिक वितरण और क्षैतिज वितरण दोनों ही वितरण को ध्यान से हम समझने वाले हैं। तो आज हम नहीं समझेंगे ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, आपसे यही विनती है। ठीक है, हाँ, धन्यवाद।